बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम इकबाल है। मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। तो हम हार्ट की CVS की पैथोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होगा। इसमें हम देखेंगे कि मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन में हार्ट में क्या पैथोलॉजी आती है और क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आती है। पहले हमको स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मिट्रल वाल्व हमारे हार्ट में कहाँ पे होता है और इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक नॉर्मल डायग्राम बनानी होगी, जिसके लिए हम पहले हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस कर सके, ताकि हमें पता चल सके कि हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और इनके 4 वाल्व्स होते हैं। नॉर्मली तो हार्ट की ये डायग्राम ऐसी नहीं होती, मगर मैं सिंपली समझाने के लिए ये ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये हार्ट के राइट एट्रियम होता है और ये लेफ़्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारा जो वाल्व होता है उसको मिट्रल वाल्व कहते होते हैं। आपने FSC लेवल में भी सुना होगा, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसको बाइकस्पिड वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 कस्प होते हैं। इस तरह ना, इसके 2 कस्प होते हैं। इनको लीफलेट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जो कि एओर्टा के दरमियान और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे जो वाल्व होता है उसको एओर्टिक वाल्व्स कहते हैं। हमारे राइट वेंट्रिकल के दरमियान, राइट वेंट्रिकल के और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक वाल्व होता है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसको हम PV कह लेते हैं, पल्मोनरी वाल्व्स। उसके बाद हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। नॉर्मली हमारी हेड और नेक से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको सुपीरियर वेना केवा लेके आती है। उसके बाद जो हमारे लोअर पेरिफेरल बॉडी के एरिया से ब्लड, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। अब हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। पल्मोनरी ट्रंक आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो राइट लंग्स को ब्लड देती है और लेफ़्ट पल्मोनरी जो आर्टरी जो होती है वो लेफ़्ट लंग्स को ब्लड देती है। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर हमारा होता है पोस्ट फीटल सर्कुलेशन, इसको कहते हैं। आफ्टर बर्थ ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होती है। ये हमारे एओर्टा होता है, ये असेंडिंग एओर्टा होता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ये डिसेंडिंग एओर्टा होता है। इसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा के बाद जब थोरैसिक एओर्टा आ जाता है, फिर जब एओर्टा जो है वो डायाफ्राम को क्रॉस करता है तो फिर एब्डोमिनल एओर्टा आ जाता है। उसके बाद इसकी कुछ ब्रांचेस होती है जो आगे होती है, जिस तरह कॉमन हेपेटिक आर्टरी आ जाती है। उसके बाद ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ जाती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ जाती है, कॉमन इलियक आर्टरी आ जाती है। और ये सारी, इनको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। हमारे एओर्टा पे, असेंडिंग एओर्टा पे कुछ एओर्टिक साइनस होते हैं जिसके अंदर बैरो रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे प्रेशर को सेंस करते होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर राइट एट्रियम में आता है। डीऑक्सी ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद जब डीऑक्सी ब्लड इधर राइट एट्रियम में आएगा तो राइट एट्रियम में ब्लड जब आएगा, फिल होगा,
तो राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ होता है उस वक्त। तो उस वक्त जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर लो होता है। जब राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो राइट एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो होता है ये ओपन हो जाता है और इसके ज़रिए फिर ब्लड नॉर्मली राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, राइट वेंट्रिकल फिल हो जाता है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है। ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है ताकि ब्लड हमारा बैक फ्लो ना कर सके, रीगर्जिटेट ना कर सके। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फिर जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये पल्मोनरी वाल्व्स जो होता है ये ओपन हो जाता है। पल्मोनरी वाल्व्स जब ओपन होगा तो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आएगा और यहाँ से राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड हमारे लंग्स के पास चला जाता है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। तो जब लंग्स के पास जाता है तो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स निकलती है। पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो 4 इन नंबर होती है, मगर हमने तो यहाँ पे ऐसे बनाई ना, ये 4 होती है नंबर में, 4 इन नंबर्स होती है पल्मोनरी वेन्स। तो जब हमारे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास आता है, तो यहाँ एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होती है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन करवाते हैं ये लंग्स। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स जो होती है इस ब्लड को पिक करके आगे लेफ़्ट एट्रियम में ले जाती है, और लेफ़्ट एट्रियम से फिर जो ब्लड होता है वो फिर जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आएगा तो लेफ़्ट एट्रियम में वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट एट्रियम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होंगी और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड फिर जब आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये मिट्रल वाल्व्स जो होता है ये ओपन हो जाता होता है। जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब फिलिंग होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो ये मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर सके, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ये कहता है कि मैं एओर्टा को ब्लड दूं, क्योंकि हमारी बॉडी को डिमांड होती है जो कि एओर्टा आगे इसको सेंस करते हैं, ये बैरो रिसेप्टर, और फिर ये आगे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जब ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन है, फिर एओर्टा से ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स को मिलता है, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को मिलता है, ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन है। इससे हमें ये पता चला कि हमारे वाल्व्स जो होते हैं उसके आपने 2 फंक्शन कभी भी नहीं भूलने हमारे वाल्व्स के। वो 2 फंक्शन क्या है कि हमारे वाल्व्स जो होते हैं एक तो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ़्लो करवाते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में, ये देखें ना कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से फिर आगे पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से होता हुआ ये लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा है और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा से होता हुआ बॉडी में जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि हाँ वाल्व्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करवाते हैं, और दूसरा इनका जो फंक्शन होता है वो बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड की रीगर्जिटेशन को रोकते हैं। नॉर्मली ऐसा तो नहीं ना होता कि लेफ़्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया और वो बैक फ्लो करके राइट एट्रियम में तो नहीं ना जाता। तो ये हमें पता चला कि हमारे वाल्व के 2 फंक्शन होते हैं, ये एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाते होते हैं और इसके बैक फ्लो को रोकते हैं। ये तो हमें पता चल गया अब नॉर्मली। अब हमने देखना है कि मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन क्या होती है। जहाँ पे भी रीगर्जिटेशन का लफ्ज़ आ जाए तो रीगर्जिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बैक फ्लो करना। तो मिट्रल वाल्व आपको मिट्रल वाल्व का तो पता है, तो इसमें वो क्या कहता है कि मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन, हम इसको इसको अब शॉर्ट लिखेंगे, मिट्रल वाल्व regurgitation is a condition in which heart
in which heart's mitral valve do not properly close। ये मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये हमारा मिट्रल वाल्व जो होता है ना, जब लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो उसके बाद नॉर्मली इसे तो क्लोज़ हो जाना चाहिए, मगर ये क्लोज़ नहीं होता, जिसके बायस जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ ब्लड हमारा एओर्टा में चला जाता है और कुछ ब्लड वापस लेफ़्ट एट्रियम में चला जाता है। ये एबनॉर्मेलिटी है। जब एओर्टा में ब्लड कम जाएगा तो बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को कम ब्लड मिलेगा तो बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट में फटीग जैसी जो है वो कंप्लेन करेगा पेशेंट। वो हम आगे मज़ीद देखेंगे कि क्या क्या कंप्लेन आती है पेशेंट के अंदर क्या साइन हमें मिलते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर्स देखता होता है पेशेंट के अंदर, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के अंदर कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स आते हैं। मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन जो होती है ये हमारे मिट्रल वाल्व में लीफलेट्स के ऊपर एक रिंग होती है इस तरह की, जिसे एनुलस रिंग कहते होते हैं। ये ऐसे होती है एनुलस रिंग, नॉर्मली एनुलस रिंग इसको कहते हैं। और नीचे हमारे ये जो दो लीफलेट्स होते हैं इनके साथ कॉर्डाई टेंडनी अटैच होती है। ये कॉर्डाई टेंडनी अटैच होती है और पेपलरी मसल्स होते हैं जिनके साथ ये कॉर्डाई टेंडनी अटैच हो जाती है। इन कॉर्डाई टेंडनी का फंक्शन क्या होता है, ये पेपलरी मसल्स के साथ अटैच होकर मिट्रल वाल्व को कंट्रोल करती है ताकि मिट्रल वाल्व प्रोलैप करके लेफ़्ट एट्रियम में ना चला जाए। इसके लीफलेट्स जो वो प्रोलैप करके लेफ़्ट एट्रियम में ना चले जाएं। और ये एनुलस रिंग का भी यही काम होता है कि ये मिट्रल वाल्व को कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से इनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो मिट्रल वाल्व अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगा, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, तो ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट करके लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में जा सकता है। तो हम देखेंगे कि मिट्रल वाल्व के अंदर वो कौन सी एबनॉर्मेलिटी आती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता। दो तरह की मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होती है, एक प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होती है और एक सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होती है। प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन ऐसी रिगर्जिटेशन होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो मिट्रल वाल्व की अपनी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मिट्रल वाल्व की अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से एनुलस रिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, या कॉर्डाई टेंडनी जो है वो डैमेज हो जाती है, या पेपलरी मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से इनके डैमेज होने की वजह से मिट्रल वाल्व जो है वो प्रॉपरली क्लोज ना हो पाए, तो इसकी वजह से जो रीगर्जिटेशन होगी उसको हम प्राइमरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन कहते होते हैं। प्राइमरी मिट्रल रीगर्जिटेशन प्रॉब्लम इन मिट्रल वाल्व इटसेल्फ। प्राइमरी मिट्रल वाल्व regurgitation problem in mitral valve itself। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर मिट्रल वाल्व की अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से उसकी क्लोजिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती तो इसकी वजह से जो ब्लड बैक फ्लो करेगा उसको हम प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहते होते हैं। दूसरी जो होती है कंडीशन उसको हम कहते होते हैं सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन।
सो इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन में मिट्रल वाल्व की अपनी प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम है वो मिट्रल वाल्व को अफेक्ट करती है। मिट्रल वाल्व को अफेक्ट करेगी तो मिट्रल वाल्व के अंदर वो पैथोलॉजी को लेके आएगी, किसी डिजीज़ को लेके आएगी, और उस वजह से मिट्रल वाल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो नॉर्मल ना हो सके और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम में चला जाए, तो इसको हम सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके अंदर हाइपरटेंशन की वजह से या उसके लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाता है और उसकी वजह से पेपिलरी मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कोर्डाई टेंडनी और पेपिलरी मसल्स के दरमियान कनेक्शन वीक हो जाएगा और ये मिट्रल वाल्व को नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मिट्रल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, तो इसको हम सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहते होते हैं। अब हम इन दोनों के काज देखेंगे कि वो कौन से काज हैं जो प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन करवा सकते हैं और वो कौन से काज हैं जो सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन करवा सकते हैं। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन में क्या आता है कि मिट्रल वाल्व जो होता है वो प्रोलैप्स कर जाता है। पहली इसकी जो कंडीशन आती है, काज आता है मिट्रल वाल्व प्रोलैप कर जाता है। अब हम देखेंगे कि मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सिंपल डायग्राम है हार्ट की। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इनके दरमियान वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व है, ये एओर्टिक वाल्व है। तो अगर ये इसके लीफलेट्स होते हैं, दो कस्प होते हैं जो, तो एक डिजीज़ होती है जिसका नाम, एक डिज़ीज़ होती है मिट्रल वाल्व के अंदर मार्फिन सिंड्रोम एक डिज़ीज़ होती है जिसमें हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर आता है। हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू को ये डैमेज करती है। जब ये हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करेगी तो मिट्रल वाल्व्स के जो पेपिलरी मसल्स होंगे वो वीक होंगे। जब पेपिलरी मसल्स वीक होंगे तो ये मिट्रल वाल्व का कस्प जो होता है ये प्रोलैप्स करके लेफ़्ट एट्रियम में जा सकता है। जब लेफ़्ट एट्रियम में प्रोलैप्स करके जाएगा तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। ये दोनों लीफलेट्स भी प्रोलैप कर सकते हैं और एक लीफलेट्स भी प्रोलैप्स कर सकता है। जब ये प्रोलैप करेंगे तो लेफ़्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड फील होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कुछ ब्लड तो एओर्टा में चला जाएगा और वाल्व ओपन रहने की वजह से कुछ ब्लड बैक लेफ़्ट एट्रियम में चला जाएगा। तो इसको कहते होते हैं मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स और ये मार्फन सिंड्रोम की वजह से होता है। इसका पीछे ये कॉज होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि मार्फन सिंड्रोम क्या होता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आ जाता होता है। दूसरा जो काज होता है प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन में वो होता है रियोमेटिक फीवर्स। रोमैटिक फीवर्स जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ए बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो सोर थ्रोट इन्फेक्शन पेशेंट में करवाता है। तो जब वो इन्फेक्शन करवाता होता है तो इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर एम प्रोटीन होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की सेल सरफेस पर एम प्रोटीन होती है। तो जब एम प्रोटीन्स जो होती है हमारा इम्यून सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल ये इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा ताकि इस इन्फेक्शन से बॉडी को सेव कर सके। तो 97% लोगों में तो ये जाके एम प्रोटीन को टारगेट करता है इम्यून सिस्टम। 97% लोगों में 97% लोगों में तो ये एम प्रोटीन को जाके अफेक्ट करता है और इससे सेव करता है बॉडी को। तो 3% लोगों में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये हमारी एम प्रोटीन्स बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये हार्ट में एम प्रोटीन पाई जाती है, उसके बाद जॉइंट में पाई जाती है, उसके बाद ये ब्रेन में भी पाई जाती है, उसके बाद स्किन में एम प्रोटीन पाई जाती है। तो 3% लोगों में ऐसा होता है कि ये इम्यून सिस्टम्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो एबनॉर्मली इस एम प्रोटीन स्ट्रेप्टोकोकस बी हीमोलाइटिक बैक्टीरिया के टारगेट करने की बजाय वो जो हार्ट में एम प्रोटीन पाई जाती, जॉइंट में पाई जाती, ब्रेन में पाई जाती, स्किन में, वो इसको जाके एबनॉर्मली अफेक्ट कर देता आता है। जब इसको अफेक्ट करेगा तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ लेके आएगा। अगर हार्ट में अफेक्ट करेगा तो वो हार्ट को डैमेज करवाएगा। जब जॉइंट में अफेक्ट करता होता है तो पेशेंट को आर्थ्रल्जिया होता है, जॉइंट पेन होती है, और ये एम प्रोटीन, ये माइग्रेटरी जॉइंट पेन होती है। फॉर एग्जांपल ये 2 दिन इसने एक जगह पे पॉइंट आउट किया एम प्रोटीन को, फिर एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट को मूव कर गया। जब ब्रेन में एम प्रोटीन को ये डैमेज करेगा तो पेशेंट के अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी। उसके बाद स्किन में ये जब एम प्रोटीन्स को डैमेज करता है, एम प्रोटीन को अफेक्ट करता है एबनॉर्मली, तो एरिथमाटोसिस परप्यूरा बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर रेड स्पॉट बन जाते होते हैं। तो ये होता है रूमेटिक फीवर, जिसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसके अंदर हमारा ही इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता होता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करवाता है। जब ये रूमेटिक फीवर्स में, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जब पेशेंट को रूमेटिक फीवर्स होगा, जब ये एम प्रोटीन्स को डैमेज करेगी एंटीबॉडी, तो हार्ट जब डैमेज होगा तो मिट्रल वाल्व्स भी डैमेज हो सकता होता है। जब मिट्रल वाल्व डैमेज होगा तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, तो इस वजह से भी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो सकती होती है। एक तो ये काज है। उसके बाद एक आ जाता होता है एंडोकार्डाइटिस। तीसरा जो प्राइमरी काज होता है मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन का, वो एंडोकार्डाइटिस आ जाता है। एंडोकार्डियम जो होती है ये हमारे हार्ट की इनर लेयर होती है। एंडोकार्डियम जो होती है ये हमारे हार्ट की इनर लेयर होती है, जो कि हार्ट के वाल्व को लाइन कर रही होती है। तो एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस यूरियस बैक्टीरिया भी होता है। इसमें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एंडोकार्डाइटिस करवाते होते हैं। नेटिव वाल्व में और बैक्टीरिया होता है, उसके बाद डैमेज वाल्व में और बैक्टीरिया होता है, आर्टिफिशियल वाल्व में और बैक्टीरियाज होता है जो एंडोकार्डाइटिस करवाता है। तो जब एंडोकार्डाइटिस होगी, एंडो का मतलब एंडोकार्डियम इनर लेयर्स ऑफ द हार्ट, आइटस जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन के लिए आइटस का लफ्ज़ यूज़ होता है। जब एंडोकार्डाइटिस होगी, हार्ट की इनर लेयर की इन्फ्लेमेशन होगी, तो हमें पता है कि ये हमारे हार्ट के वाल्व्स को लाइन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे ये एंडोकार्डियम लेयर होती है, ये ऐसे लाइन कर रही होती है। तो जब ये हार्ट के वाल्व को लाइन कर रही है एंडोकार्डियम, तो जब एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो हार्ट के वाल्व्स भी डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो एंडोकार्डाइटिस भी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन करवा सकती है। उसके बाद जो इसका फोर्थ काज आ जाता है वो होता है मिट्रल वाल्व
उसके बाद MI आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी प्राइमरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन में आता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब हार्ट के मसल्स डैमेज होंगे तो ये वीक हो जाएंगे। जब मसल्स वीक हो जाते होते हैं तो इनका कोर्डाई टेंडनी और मसल्स के दरमियान जो अटैचमेंट होगी वो वीक हो जाएंगी और ये मिट्रल वाल्व को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मिट्रल वाल्व प्रॉपर जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा और मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो जाएगी। उसके बाद एक 5 काज जो आता है प्राइमरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन में, वो आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से इसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो इसकी वजह से इसका एरिया जो होता है वो कम हो जाता है आर्टरी का। तो जब एरिया कम होगा तो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर ये प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसका एरिया कम है तो इसको ब्लड जो है ये हार्ट के मसल्स को कम सप्लाई करेगी। जब ब्लड को कम सप्लाई करेंगी तो हार्ट के मसल्स जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, वो वीक हो जाएंगे। तो जब हार्ट के मसल्स वीक होंगे तो ये वाल्व को जो है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो सकती है। उसके बाद जो छठा काज प्राइमरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन में आता है वो कंजेनिटल आता है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो बाय बर्थ बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम पाई जाए, उनको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल बाय बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर मिट्रल वाल्व की प्रॉब्लम हो, जिस वजह से उसका मिट्रल वाल्व प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, तो उसको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं। तो इस वजह से भी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो सकती है। अब हमने सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन की, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बताया था कि सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन एक ऐसा काज होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से मिट्रल वाल्व अफेक्ट होता है, जिस वजह से मिट्रल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो इसको सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन कहते होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिट्रल वाल्व की अपनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आई जिस वजह से उसने मिट्रल वाल्व को भी अफेक्ट किया और मिट्रल वाल्व के अंदर वो एबनॉर्मेलिटी को लेके आया। अब देखते हैं कि सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन में कौन कौन से काज होते हैं जो सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेट, पहला जो इसका काज होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेट होता है। तो अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन की वजह से, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, आपको पता है कि हाइपरटेंशन में एओर्टा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण लेफ़्ट वेंट्रिकल को जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को इजेक्ट करने के लिए। तो जब हाइपरटेंशन की वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल कंटिन्यूसली अपना प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो जब हार्ट कंटिन्यूसली लेफ़्ट वेंट्रिकल अपन प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे तो सेल्स की हाइपरट्रोफी होगी लेफ़्ट वेंट्रिकल का। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेट करेगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मिट्रल वाल्व पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो मिट्रल वाल्व का एरिया भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। जब मिट्रल वाल्व का एरिया इंक्रीज़ होगा तो मिट्रल वाल्व जो होगा वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड रीगर्जिटेट कर सकता है लेफ़्ट एट्रियम में।
एक तो ये इसका कारण होता है, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि मिट्रल वाल्व को अफेक्ट करती है, और मिट्रल वाल्व की उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को वो एबनॉर्मल बना देती है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कौन सी ड्रग्स होती है जो कि मिट्रल वाल्व को अफेक्ट करती है। वो उसके अंदर सम ड्रग आ जाती हैं, उसके अंदर सम ड्रग आ जाती है जैसा कि अर्गोटामीन। अर्गोटामीन ऐसी ड्रग है जो कि मिट्रल वाल्व पे अफेक्ट करती है और इसको वीक बना देती है, और मिट्रल वाल्व को जब वीक बनाएगी तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। जब एबनॉर्मल होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बैक फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। अर्गोटामीन जो ड्रग होती है, ये हम अर्गोटामीन जो ड्रग होती है हम माइग्रेन पेन में यूज़ करते होते हैं, माइग्रेन ट्रीटमेंट में ये हम यूज़ करते होते हैं। तो अर्गोटामीन भी जो होती है ये हमारे मिट्रल वाल्व पर अफेक्ट करती है और इसके अंदर पैथोलॉजी को लेके आ सकती है। उसके बाद आ जाता है रेडिएशन ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी। ये भी सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के अंदर आता है। रेडिएशन थेरेपी फॉर एग्जांपल चेस्ट कैंसर के लिए हम रेडिएशन थेरेपी चेस्ट कैंसर के लिए करवाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन जो है ये हार्ट के वाल्व को डैमेज कर सकती है। जब हार्ट के वाल्व को डैमेज करेगी तो मिट्रल वाल्व अगर इसकी वजह से डैमेज हो जाता है तो फिर भी लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में रीगर्जिटेट कर सकता है। तो जब रीगर्जिटेट करेगा तो हम इसको, ये सेकेंडरी हुआ तो इसको हम सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन कहेंगे। अब हम हार्ट की पैथोलॉजी को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ जो आई हैं, तो इसके अंदर आगे क्या होगा। पैथोफिजियो हम देखते हैं मिट्रल वाल्व की। चलें खैर, इधर तो बनी डायग्राम, हम इधर बनाते हैं कंप्लीट डायग्राम, क्योंकि अब डायग्राम के ऊपर ही हमारा सारा वर्क है। ये मिट्रल वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये पल्मोनरी वाल्व होता है। ये पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए आगे दो ब्रांचेस निकलती है पल्मोनरी आर्टरी की, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये सुपीरियर वेना केवा होती है जो कि इसमें ड्रेन करती है, और ये इन्फीरियर वेना केवा होती है। यहाँ से एक जुगुलर वेंस भी जो होती है वो ड्रेन करती होती है। ठीक हो गया। तो अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड कम जाएगा, तो बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को जब ब्लड कम मिलेगा तो वो बॉडी की पूरी एक्टिविटी के लिए जितनी बॉडी की डिमांड है उतना ब्लड नहीं मिलेगा। तो फिर जिस ऑर्गन्स को कम मिलेगा तो वो सिस्टेमिकली कंडीशंस आएंगी, सिस्टेमिकली एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी पेशेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जो है वो बैक फ्लो रीगर्जिटेट करके लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, एक तो लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है, और दूसरा ये रीगर्जिटेट करके लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा है। तो लेफ़्ट एट्रियम में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा ब्लड का। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो लेफ़्ट एट्रियम इस ब्लड को जो है वो, इस ब्लड की वॉल्यूम की वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेफ़्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब लेफ़्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, फॉर एग्जांपल जब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर साइज़ में इफेक्ट आ रहा है, जब हाइपरट्रॉफी हो रही है, जब इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसके अंदर
ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होंगी, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लड को इजेक्ट करने की कोशिश करेंगी। जब वो जनरेट होंगी तो हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल हमें रिदम मिलेगा, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी। और दूसरा जो काज हमें मिलता है, जब बैक फ्लो ब्लड करता रहेगा कंटिन्यूसली तो इसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन के, थ्रोम्बस के भी चांसेस होते हैं ब्लड क्लॉट के लेफ्ट एट्रियम में। और जब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी तो इसकी वजह से ये क्लॉट ब्रेक होके सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन की किसी वेन्स में चला जाता है, तो उधर स्ट्रक होकर ये स्ट्रोक करवा सकता है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो लेफ़्ट एट्रियम फिर पल्मोनरी वेन से ब्लड नहीं लेगा। जब पल्मोनरी वेन से ब्लड नहीं लेगा तो पल्मोनरी वेन्स हमें पता है कि ये लंग्स से ब्लड लेकर आ रही होती है। यहाँ पे लंग्स भरे हुए, ये लंग्स से ब्लड लेकर आ रही होती है। तो जब पल्मोनरी वेन्स के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होगी तो पेशेंट के अंदर, जब लंग्स के अंदर फ्लूइड, लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी तो पेशेंट में लंग्स एडिमा होगा, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते होते हैं। तो जब पल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स में ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी, तो लंग्स जो होते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी से फिर ब्लड नहीं लेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो पहले मज़ीद बहुत ब्लड है, तो लंग्स फिर कैसे ब्लड लेंगे। तो जब पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड नहीं लेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन होगी। तो जब पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन होगी तो पल्मोनरी आर्टरी फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं लेगी। तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड नहीं लेगी तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ऊपर से राइट एट्रियम ब्लड दे रहा है, नीचे से ये ब्लड ले नहीं रही, तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगा, जिसके अंदर इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, इसका भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह हमें पता चला कि एक मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन की वजह से सारे बैकवर्ड जो ब्लड जहाँ से आता है वो सारे बैकवर्ड सिस्टेमिकली जो है वो आते हैं देखने को पेशेंट के अंदर सिम्टम्स। जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी तो राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड नहीं लेगी तो राइट वेंट्रिकल एक वक्त आएगा कि ये राइट एट्रियम से ब्लड लेना बंद कर देगा। राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो राइट एट्रियम फिर जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड नहीं लेगा। जब सुपीरियर वेना केवा से ब्लड नहीं लेगा तो सुपीरियर वेना केवा में एक जुगुलर वेन्स जो होती है वो ड्रेन कर रही होती है। इसको जुगुलर पल्स वेन्स भी कहते होते हैं, जुगुलर वेन्स भी कहते हैं। जब जुगुलर सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम ब्लड नहीं लेगा तो सुपीरियर वेना केवा जुगुलर वेन्स को कहेगी कि मेरे बर्दाश्त की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तेरे से ब्लड नहीं ले सकती। तो जब जुगुलर वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो हमें पेशेंट के अंदर जो फिज़िकली एग्जामिन करने पे हमें दिखता है वो ये दिखता है कि पेशेंट की जुगुलर वेन्स जो होती है वो डिस्टेंड की होती है जुगुलर वेन्स में प्रेशर की वजह से। तो जब इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम ब्लड नहीं लेगा तो इन्फीरियर वेना केवा जो है लोअर पेरिफेरल एरिया से बॉडी के ब्लड लेके आती है, तो उस उधर ब्लड की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमेन में ब्लड की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे ये एडीमा काज करवाएगा। एडीमा, जब एब्डोमेन में एडीमा होता है तो हम उसे एसाइटस कहते हैं। तो अगर फुट में अकोमुलेशन होना शुरू होगी तो उसे हमें पिट एडीमा कहते हैं। तो इस वजह से अगर मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन होती है तो लेफ़्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी, उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है पल्मोनरी वेन्स के अंदर हाइपरटेंशन होगी जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरटेंशन होगी जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो सकती है। उसके बाद जब सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ेगा तो जुगुलर वेन्स जो होती है वो डिस्टेंडेड मिलती है हमें। जब इन्फीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। तो ये सारे थे साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें पेशेंट के अंदर मिलते हैं, ये थी पैथोफिजियो। अब हम साइंस देखते हैं पेशेंट के अंदर हमें देखने को क्या मिलेंगे। पहला जो साइन हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर वो डिस्निया होगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्निया क्यों होगा। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जितना बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए इनसफिशेंट मिल रहा है, तो ऑर्गन्स को जब ब्लड इनसफिशेंट मिलेगा तो बंदा थोड़ा सा काम करेगा तो बंदा थकावट फील करेगा, टायर्डनेस फील करेगा, बंदे की सांस फूल जाएगी। भाई जब ब्लड ही नहीं पूरा मिल रहा तो उसके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ऑर्गन्स में ज़्यादा होगा, टिश्यू में, तो बंदे को डिस्निया होगा। और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बैक फ्लो करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, तो लंग्स में ब्लड कंजेशन होती है, तो जिसकी वजह से लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं होती एल्वियोलाई से, तो इस वजह से भी बंदे को जो है डिस्निया हो सकता है। और दूसरा जो इसका जो मैंने पहले बता दिया, जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी, इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी, तो जब एक वक्त आएगा जब कंटिन्यूसली क्रोनिकली ये काम चलता रहेगा। याद रखें ये इनिशियली ये सब सिम्टम्स नहीं आते। इनिशियली अगर आपका रीगर्जिटेशन, आपका सुराख जो है वो कम है, तो पेशेंट के अंदर, पेशेंट अपनी एक्टिविटी को नॉर्मल रखें तो ये इसके अंदर ये सिम्टम्स नहीं आते। अगर क्रोनिकली सवेयरली ये डिजीज़ है तो फिर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो राइट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है, पैरोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैरोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया। ये पैरोक्सिमल ऑन एंड ऑफ के लिए एपिसोडिक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, नोक्टर्नल वर्ड्स यूज़ किया जाता है नाइट के लिए। डिस्निया डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये होता क्या है, जब पेशेंट रात को सोते हैं तो पेशेंट जो है फ्लैट कंडीशन में सोते हैं। जब सोते हैं फ्लैट कंडीशन में तो आपको पता है कि ये लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन्स में ब्लड का जो रीगर्जिटेशन है वो स्पीड से होगी, ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो लंग्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा और लंग्स के अंदर ये अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये पेशेंट सोते हैं तो इनको सांस में प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ही उठ के बाहर को निकलते हैं और बैठ जाते हैं, और बैठने पर ये ब्लड की रिगर्जिटेशन कम हो जाती है, जिस वजह से ये फिर अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल फील करते होते हैं। तो जब भी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन का पेशेंट होगा तो उसके अंदर पैरोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया ज़रूर होगा जब वो फ्लैट कंडीशन में लेटेगा। उसके बाद जब जब इंफीरियर वेना केवा में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड कंजेशन की वजह से पेशेंट को एडिमा होगा, तो वो हमने देख लिया कि एसाइटस भी हो सकता है और पिटिड भी होगा। जब पिटिड एडिमा होगा तो इसके फिट जो है वो स्वेलो कर जाएंगे। उसके बाद पेशेंट को जो होगी वो चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को इसके अंदर चेस्ट पेन होगी। उसके बाद जब अस्कुल्टेशन करते हैं, जब डॉक्टर चेक करने के लिए हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए अस्कुल्टेट करता है तो पेशेंट के अंदर उसको मरमर फाउंड होता है। मरमर का मतलब होता है कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती है पेशेंट के अंदर। ये थे सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो पेशेंट के अंदर मिलते हैं। तो अब हमने इसके डायग्नोज के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने डॉक्टर्स ने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी होती है। फॉर एग्जांपल उससे पूछना होता है कि आपको प्रीवियसली कोई एमआई तो नहीं हुआ है, या एमआई नहीं हुआ, या एंडोकार्डाइटिस तो नहीं था आपको पहले कभी, या आपको रोमेटिक फीवर तो नहीं था। अगर तो वो कहेगा कि था तो फिर तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये काज जो है, अगर तो रोमेटिक फीवर था तो हमें पता चल जाएगा ये एक प्राइमरी प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है। अगर एंडोकार्डाइटिस है फिर भी हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है। इस तरह हमने पहले पेशेंट हिस्ट्री लेनी होती है। उसके बाद जो डॉक्टर डायग्नोज के अंदर करता है वो अस्कुल्टेशन करता है।
अस्कुल्टेशन के अंदर डॉक्टर क्या करता है कि जब उसके हार्ट पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे उसके हार्ट की साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को रखता है, तो उसे वहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती होती है। उसके बाद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होती है इस पेशेंट में। वो हमने देख लिया कि जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट बीट जो होती है, नॉर्मल हार्ट बीट तो 60 से 100 पर मिनट होती है, मगर इस पेशेंट में 100 से 120 तक हार्ट बीट पर मिनट मिलती है। उसके बाद पेशेंट के अंदर हम इकोकार्डियोग्राम करवाते होते हैं। इकोकार्डियोग्राम जो होती है ये हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए, हम हार्ट के चैम्बर्स के फंक्शंस को देखने के लिए करवाते होते हैं कि हार्ट के वाल्व्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसके लिए इकोकार्डियोग्राम करवाते होते हैं। उसके बाद ईसीजी करवाते होते हैं। ईसीजी से हमें अरिथमिया का पता चल जाएगा कि पेशेंट के अंदर हार्ट साउंड क्या आ रही है। उसके बाद कार्डियक एमआरआई करवाते होते हैं। कार्डियक एमआरआई से हमें हार्ट के अंदर डिटेल से इसके फंक्शंस का पता चल जाता होता है, इसके चैम्बर्स का। और एमआरआई हमें ये भी बता देती है कि ये मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन क्योर होगी या नहीं होगी। तो ये था सारा डायग्नोज जो डॉक्टर ने करना होता है। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में हम इस पेशेंट को जो है, ट्रीटमेंट के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे या एसी इनहिबिटर देंगे। तो बीटा ब्लॉकर से क्या होगा कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगी, थोड़ी सी कम करेगी। एक तो ये हम करते होते हैं पेशेंट के अंदर। दूसरा हम जो देते होते हैं वो पेशेंट को हम डायूरेटिक ड्रग देते होते हैं। डायूरेटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि एक्सेस फ्लूइड को जो है वो एक्सक्रीट करवाती होती है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से। हमें पता है कि इस पेशेंट में जो है वो लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, एसाइटस एडिमा हो रहा है, पिटिड एडिमा हो रहा है। तो एक्सेस फ्लूइड की एकमुलेशन को हम कम करने के लिए हम डायूरेटिक ड्रग देते हैं। डायूरेटिक ड्रग में हम फ्यूरासीमाइड देते होते हैं। फ्यूरासीमाइड ये फार्मूला है डायूरेटिक ड्रग का, और इसका ब्रांड नेम जो आजकल यूज़ हो रहा है वो लासिक इंजेक्शन के नाम से यूज़ हो रहा है। तो हम ये देते होते हैं। तो इससे पेशेंट को यूरिन के थ्रू फ्लूइड जो है वो कम होता है, जिसके थ्रू जब फ्लूइड कम होगा तो पेशेंट के हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी सी ओवरलोड कम होगा, तो हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल आएगी और हार्ट का रिदम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम एंटीबायोटिक ड्रग्स जो होती है वो हमें पता है कि एंडोकार्डाइटिस और र्यूमेटिक फीवर्स की वजह से अगर मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज़ करवाएंगे। उसके बाद हम एंटी कागुलेटिव ड्रग यूज़ करवाएंगे इस बंदे को। एंटी कागुलेंट जो ड्रग होती है ये हम इसलिए यूज़ करवाते हैं कि हमें पता है कि लेफ़्ट एट्रियम में जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है। तो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से जब आर्टिकल फिब्रिलेशन होगी तो ये क्लॉट ब्रेक होके हमारे हार्ट से आगे हमारे ब्रेन की किसी वेसल्स में जा सकता है और स्ट्रोक करवा सकता है। इसलिए एंटी कागुलेंट ड्रग देंगे ताकि इस बंदे में क्लॉट फॉर्मेशन ना हो सके। ये थे अगर बंदे के अंदर इनिशियली सिम्टम्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं तो। लेकिन अगर सवेयरली बंदे के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है, वो होता है सर्जरी करना पड़ती होती है। हम सर्जरी के ज़रिए मिट्रल वाल्व को जो है वो नॉर्मल करते हैं। मिट्रल वाल्व को जो हम सर्जरी के ज़रिए हम मिट्रल वाल्व को रिपेयर करते होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एनुलस रिंग के ज़रिए मिट्रल वाल्व को जो है वो क्लोज़ करते हैं।
जो एनुलस रिंग जो कि हमारे मिट्रल वाल्व के लीफलेट्स के ऊपर होती है। उसके बाद हम मिट्रल वाल्व को स्टिचेस लगा कर भी इसको ओपन एंड क्लोज नॉर्मल कर सकते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। उसके बाद जो होती है कॉर्डाई टेंडनी, इनकी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं सर्जरी के अंदर। उनकी रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो वो इसको नॉर्मली हार्ट को कंट्रोल कर पाएंगे अगर तो कॉर्डाई टेंडनी डैमेज है। उसके बाद पेपिलरी मसल्स होते हैं। इसी तरह ये सारा ट्रीटमेंट होता है सर्जरी का। तो ये था मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन